नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान मैत्री पुष्पा खंड 7 में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैत्री पुष्पा की कहानियों के खंड 7 का शीर्षक है जर जमीन। इस संकलन में, इस खंड में उन्होंने जिन कहानियों को संकलित किया है उनके शीर्षक हैं छुटकारा, रिश्ते का नक्शा, सेंध, उज्रदारी तथा गोमा हस्ती है। छुटकारा कहानी लेखिका ने जातिगत भेदभाव को केंद्र में रखकर बुनी है। इस कहानी में सीता गली में रहने वाली छन्नो मेहतरानी का काम करती है। लोगों के घरों में जा जाकर उनसे काम मांगती है और पढ़े लिखे जो शिक्षित कहे जाने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं उसके प्रति दुर्भावना भी रखते हैं। छन्नो की बेटी रज्जो, जिसका वास्तविक नाम राजरानी है, उसके जन्म पर उस मोहल्ले के लोग मिलकर ढेर सारा घर का सामान, उपहार बच्चे के लिए ये देते हैं। छन्नो को बहुत अच्छा लगता है। उसे लगता है कि मैं भी इन्हीं लोगों के परिवार का मानो एक सदस्य हूँ। किंतु ये प्रेम, सदाचार, अपनत्व की भावना उस समय बदल जाती है जब छन्नो अपनी मेहनत से पैसे इकट्ठे करके सीता गली में अपने लिए एक मकान खरीद लेती है। इतना ही नहीं, वह उमेश से खुश होकर ये कहती है, भैया, हमारी भी लालसा थी कि हम मैली उजड़ी बस्ती से हटकर आप लोगों के संग रहें। रज्जो यहीं सिलाई करेगी, उसे खूब काम मिलेगा। और ये कहकर वो आगे कहती है कि जहाँ वो रहती है उस मेहतरों की बस्ती में नए कपड़े कौन सिलवाता है। ये अंतिम वाक्य कहकर मानो छन्नो अपने जीवन के दुख को अभिव्यक्त करती है कि सारी उम्र निकल जाती है, जहाँ वो रहती है उस बस्ती के लोग अपने लिए नया कपड़ा खरीदने की सामर्थ्य भी नहीं रख पाते हैं। दूसरों द्वारा दिए गए उतरन को पहनने के लिए ना केवल ये बल्कि इनके बच्चे भी विवश होते हैं। छन्नो को लगता है कि अपनी मेहनत से अब उसने मकान क्योंकि खरीद लिया है, इन्हीं लोगों के साथ रहेगी, इसलिए उसकी बेटी भी अब उसका काम तो नहीं ही करेगी, वो सिलाई सीखेगी और लोगों के कपड़े सिलकर एक सम्मानित नौकरी कर पाएगी। किंतु लोगों की चिंता का कारण छन्नो बन जाती है। लोग न केवल उसके प्रति एक दुर्भावना रखते हैं, उसे अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग तो अपनी इस मानसिकता के कारण उसके घर में आग तक लगा देते हैं। छन्नो की बेटी रज्जो आधुनिका है, थोड़ा बहुत शिक्षित भी है, इसलिए वो अपनी माँ से कहती है कि अब उसे वो काम नहीं करना है जो अब तक वो करती आ रही है। सरकार टैंक बनवा देती है, सफाई अभियान धीरे धीरे हर जगह शुरू हो चुके थे और इसलिए छन्नो को अपना काम छोड़ना पड़ता है। काम ना करने के कारण वो दिन प्रतिदिन उदास रहने लगती है और बीमार हो जाती है। किंतु उसकी बेटी रज्जो खुश थी कि कम से कम अब उसकी माँ को तथाकथित इन उच्च वर्गीय लोगों की बदजुबानी का शिकार नहीं होना पड़ेगा।
इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने ये बताने की कोशिश की है कि हर व्यक्ति दोहरी मानसिकता, दोहरे व्यक्तित्व से जी रहा है। जिस छन्नों के प्रति शुरू में लोग आदर की भावना रखते हैं, प्यार की भावना रखते हैं, उससे स्नेह करते हैं, जब वही छन्नों अपनी मेहनत से उनकी गली में उनके बराबर के मकान को लेकर रहने लगती है तो उनकी दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है। वो इस मानसिकता से उभर ही नहीं पाते कि एक निम्न वर्गीय व्यक्ति अपनी मेहनत से उनके बराबर आकर रहने का अधिकार प्राप्त कर ले। खंड की दूसरी कहानी है रिश्ते का नक्शा। ये कहानी नारी की स्वतंत्रता पर बात करती है। पुरुष सत्तात्मक समाज में ये कहा जाता है कि बेटा अभिभावकों की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। बेटी के पढ़ने लिखने पर, दान दहेज पर जितना भी पैसा खर्च होता है वही उसके लिए पर्याप्त है। आज वर्तमान स्थिति में ज़रूर ऐसा है कि अभिभावकों की मानसिकता में परिवर्तन आया है और वो अब पुत्र और पुत्री दोनों को बराबर समझने लगे हैं, पर हर जगह ऐसा नहीं है। इस कहानी में भी गांव वाले लड़की की ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। उन्हें लगता है लड़की ही तो है, कितना विरोध कर लेगी, कितना लड़ लेगी। उसे थोड़ा सा धमकाएंगे, डराएंगे तो वो चुपचाप अपनी ज़मीन छोड़ देगी। वो कहते हैं ये ज़मीन उस लड़की की माँ ने दान दी थी, बस इसी आधार पर हम उसे घेरेंगे। वह क्या खाकर लड़ेगी? दान के विरुद्ध बोलकर कौन पाप मोल लेगा? सारे गवाह हमारे स्वर में बोलेंगे। लोक से ज़्यादा होती है बूढ़ों को। ये हमारा समाज है जहाँ पर धर्म, दान, इन सबके प्रति हम तर्क नहीं करते हैं और इसी बात का फ़ायदा गांव वाले उठा लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो मनगढ़ंत कहानी बनाकर लड़की के सामने ये कहेंगे कि ये ज़मीन उसकी माँ ने गांव वालों को दान कर दी थी तो वो लड़की भी कुछ नहीं कहेगी। और दूसरा, एक ये भावना होती है कि हमारे माता पिता ने, हमारे बुज़ुर्गों ने जो बात कह दी हम उसका आदर सम्मान करें। किंतु आधुनिक विचारधारा की कथा नायिका अपनी पैतृक ज़मीन पर अपना अधिकार चाहती है। वो उसके लिए पंचायत से भी लड़ भिड़ लेती है, उनका दृढ़तापूर्वक विरोध करती है। और जब गांव का सोमनाथ उस लड़की को जन्म की भूमि की वो एक लेख दिखाता हुआ कहता है कि देखो इसमें गांव वालों ने किस तरह से अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है, किस तरह से गांव वाले चाहते हैं कि इस ज़मीन पर वो तुम कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे तुम्हारी माँ का भी नाम हो, तो वो एक मिनट के लिए चुप हो जाती है। किंतु जो लड़की, जो कथा नायिका गांव वालों से अपनी ज़मीन के लिए लड़ रही थी, वो जन्मभूमि पर एक आलेख लिखती है। और जब सोमनाथ उस जन्मभूमि पर लिखे लेख को पंचायत और बाकी गांव वालों को दिखाता है तो गांव वालों की आंखें खुल जाती हैं कि ये ज़मीन उस लड़की के लिए केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये उसके लिए उसकी जन्मभूमि है, जिसके लिए उसके मन में आदर है, सत्कार की भावना है। वो अपने गांव के लोगों के प्रति आदर दृष्टि रखती है और ये सब देखकर वो उसके प्रति नतमस्तक हो जाते हैं और उसकी ज़मीन हड़पने का विचार
अपने मन से निकाल देते हैं। संग्रह की खंड की तीसरी कहानी है सेंध। इस कहानी में नायिका कलावती देवी ने अपने पूरे जीवन काल में आर्थिक अभाव झेला था और वो किसी तरह से दांव पेच चलाकर हरबंस के सहायता से गंगा सिंह की उपजाऊ भूमि को अपने हिस्से कर लेती है। उसे ऐसा लगता है कि गंगा सिंह को कुछ नहीं पता, मैंने षड्यंत्र रचा और जो बंजर जमीन थी वो उसे दे दी और उपजाऊ जमीन खुद हत्या ली। हो सकता है इसके पीछे उसकी सोच केवल इतनी हो कि जिस अर्थाभाव से उसने अपनी संपूर्ण जीवन को जिया है उसमें परिवर्तन आ सके। गंगा सिंह सब कुछ जानता है, किंतु वो कलावती से किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करता। इसके विपरीत कलावती जब प्रधानी के लिए चुनाव में खड़ी होती है तब गंगा सिंह उसकी जीतने में मदद करता है। कहानी के माध्यम से लेखिका ने इस बात को रेखांकित करने की कोशिश की है कि यदि हम दूसरे के किए हुए पर विरोध ना करें, या विरोध का मतलब है कि हम जानते हैं कि दूसरा हमारे प्रति गलत भावना रख रहा है, किंतु अगर हम उसके प्रति सद्भावना रखेंगे तो जैसे कलावती ने अंत में आकर अपने किए पर पछतावा किया, वैसे हर व्यक्ति अपने द्वारा किए गए जो कार्य हैं, जो गलत कार्य हैं, उनको जानता है और कहीं ना कहीं चाहे मन में ही क्यों ना हो वो उसके लिए शर्मिंदा भी होता है। खंड की अगली कहानी है उज़्रदारी। उज़्रदारी कहानी में अपने पति की मृत्यु के उपरांत शांति और उसका बेटा सोमू शांति के जेठ और जेठानी के अत्याचारों से पीड़ित, कुंठित और त्रस्त हैं। ऐसा लगता है जैसे उनका जीवन केवल पीड़ा में, संत्रास में, घुटन में उलझ कर रह गया है। अपने बेटे सोनू को इस अत्याचार से मुक्त करने के लिए अंत में आकर शांति अलग घर बनाने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि शायद अगर मैं जेठानी से अलग अपना घर बनाऊंगी तो थोड़ा बहुत सुख चैन से रह पाऊंगी, किंतु जेठ और उसका लड़का वीरू उस मकान की नींव को ही उखाड़ देते हैं। इतने पे भी उनका लालच खत्म नहीं होता। वे माँ बेटे को नींद की गोलियां दे देते हैं और चाहते हैं कि उस नींद की गोलियों के प्रभाव से जब वो अचेतन हो जाएं तब वो ट्यूबवेल के पीछे की जमीन में उन्हें गाड़ दें। थक कर, हार कर शांति सोमू के साथ अपने कभी के सहयोगी भोलाराम के यहाँ जाती है। उसे अपनी जीवन की विडंबनाएं बताती है। उसे बताती है कि किस प्रकार से जेठ और उसका परिवार उसके और उसके बेटे के प्रति षड्यंत्र रच रहे हैं और उससे सहायता की उम्मीद करती है। भोला उसकी सब बातें सुनकर उसे अपने साथ गांव के प्रमुख के घर ले जाता है, जहां प्रमुख उन्हें ससम्मान जीने के लिए
मेहनत करने की बात कहता है और उन्हें ये कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम मेहनत करके यहाँ आराम से रहो। किस प्रकार से एक महिला अपनी हिम्मत से, अपने संघर्षों से, उस घुटन भरे वातावरण से अपने बेटे को मुक्त कर लेती है और एक सम्मानित जीवन जी लेती है। इस पूरी यात्रा को लेखिका ने अपनी इस कहानी में बहुत सुंदर ढंग से पिरोया है। भोला बताता है कि शांति के ससुर की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका जेठ शांति और उसके बेटे को भी मरा हुआ घोषित कर देता है और सारी की सारी संपत्ति पर खुद एकाधिकार चाहता है। अतः शांति को चाहिए कि वह कचहरी जाए और उज़्रदारी स्थापित करे, जिससे अगर उसे नहीं भी चाहिए तो भी उसके बेटे को उसका हक जरूर मिले। लेखिका नारी को झूठी परंपराओं से, बंधनों से, मान्यताओं से मुक्त होने की बात कहती है और वो कहती है कि नारी को कम से कम इतना शिक्षित तो होना चाहिए कि वो सशक्त होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ सके, सचेत हो सके, कोई उसका फायदा ना उठाए। मैत्री पुष्पा जी ने अपनी कहानियों में कथ्य और शिल्प, भाव पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष, इन दोनों ही क्षेत्रों में पारंपरिक रूढ़ियों को न केवल तोड़ा अपितु एक नया दृष्टिकोण, एक नई विश्लेषणात्मक दृष्टि अपने पाठकों को प्रदान की। वो समस्याओं को उजागर करती हैं, उन्हें विश्लेषित करती हैं और फिर अपने पाठकों को उस बिंदु पर लाकर छोड़ देती हैं कि वो उस समस्या का समाधान ढूंढे। लेखिका ने अपनी कहानियों में नारी अस्मिता को लेकर बात की और ना केवल बात की, नारी को जागृत करने का प्रयास किया। उसे समझाया कि परंपराएं अच्छी हैं, अपने घर, परिवार, पति, इनके लिए जीना बहुत अच्छी बात है, किंतु इसके साथ साथ अपनी इच्छाओं की बात करना, अपने सपनों को सजोना, अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी कहानियों में अब तक हाशिए पर, दोयम स्थिति पर जीने के लिए बाध्य हुई नारी को समाज की मुख्य धारा में लाने का सफल प्रयास किया है। उन्होंने नारी और पुरुष, इनको दो विभाजक रेखाओं में बांटकर देखने की बात नहीं की। उन्होंने ये माना कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कोई भी दूसरे से कम या श्रेष्ठ नहीं है। अतः समकक्षता की बात की है, समभाव की बात की है, सहयात्री की बात की है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उन्होंने समाज में जो पुरुष वर्चस्व हमें दिखाई दिया, उसको चुनौती दी है। उनका दृढ़ मत है कि जब तक नारी को हम शिक्षा से वंचित करेंगे, तब तक स्थितियों में बहुत बदलाव नहीं लाया जा सकता। आप कितने ही भाषण दे लीजिए, कितने ही लेख लिख लीजिए, कितनी भी सभाएं कर लें, जब तक नारी शिक्षित नहीं होगी, तब तक वो अपने और अपने परिवार के जीवन में
कोई भी सकारात्मक परिवर्तन नहीं लेकर आ सकती। कारण स्पष्ट है कि शिक्षा हमें सोचने के आयाम देती है, हमारी दिमाग की बंद हुई खिड़कियों को खोलने की कोशिश करती है। हम बिना सोचे समझे हम दिन को रात और रात को दिन नहीं कहते, हम तर्क करते हैं और ये तर्क करने की शक्ति, ये सोचने की बात, ये हमें शिक्षा देती है। किसी की बात को मान लेना अनुचित नहीं है। अगर पत्नी पति की बात मानती है तो ये अनुचित नहीं है, पर कौन सी बात माननी है, क्यों माननी है, कहाँ तक माननी है, ये जो भेद है, ये जो निर्णय है, इसमें नारी की सहभागिता का होना भी जरूरी है। मैत्री जी की नायिकाएं अन्याय का विरोध करती हैं। वो किसी पशु की भांति केवल अपनी रस्सी के उस दायरे तक अपने आप को सीमित नहीं करती जहां खूंटे से उन्हें बांध दिया जाए। वो मानती हैं कि क्योंकि वो चेतन हैं, जीवित हैं, बुद्धि नाम की चीज उनमें है, इसलिए आप उनको समझाएं। वो बिना बात के पीड़ित होना या बिना बात के उनका शोषण किया जाना, इसके प्रति विरोध करती हैं। लेखिका ने अपने कथ्य को प्रभावी बनाने के लिए स्थानीय शब्दों के अतिरिक्त संस्कृत, अवधी और अंग्रेजी के शब्दों का भी निसंकोच यथास्थान वर्णन किया है। इनकी भाषा सहज है, पात्रानुकूल है, सारगर्भित है, सरल है, व्यवहारिक है और प्रसंग के अनुसार है। कहीं पर भी लेखिका ने ऐसे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया जिन्हें पढ़ते समय पाठक को अपने साथ एक शब्दकोश रखने की आवश्यकता अनुभव हो। सामान्यतः मैत्री जी ने विश्लेषणात्मक शैली का अवलंब लिया है। व्यंग्यात्मक शैली द्वारा उन्होंने समाज में फैली विभिन्न विडंबनाओं को, संकीर्णताओं को, जीर्ण शीर्ण होती परंपराओं को और ऐसी प्रथाओं को जिनका आज वर्तमान स्थिति में कोई अस्तित्व शेष नहीं रह गया, उन पर तीखा कटाक्ष किया है। उनका ये मानना है कि परंपराएं जहां हमें अपने विगत के प्रति आश्वस्त करती हैं, अपनी प्राचीन बातों को हमारे सामने लेकर आती हैं, वहीं केवल बिना सोचे समझे उन्हें ढोते चले जाना ये भी अनुचित है। समय के साथ साथ हमें नई परंपराओं का, नई मान्यताओं का अन्वेषण करना ही होगा और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जो प्रथाएं हमें हमारे विकास में, हमें आगे बढ़ने में सहायक होती हैं, उन्हें हमें आत्मसात करना चाहिए और जो प्रथाएं हमारे राह में रोड़े उत्पन्न करती हैं, हमें पीछे ढकेलती हैं, उन्हें हमें बंद करना चाहिए। इनकी कहानियों के विषय में राजेंद्र यादव ने लिखा है, स्त्री के उत्थान और सबलीकरण की ये कहानियाँ यथास्थिति से विद्रोह ही नहीं, भविष्य की दृष्टि से समाज परिवर्तन की ध्वज वाहिनी भी हैं। अर्थात इनकी कहानियों में हमें नारी उत्थान की बात नजर आती है। नारी अपने चारों तरफ जो एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है, उसे पार करना चाहती है।
कई बार समाज उसके द्वारा ये लक्ष्मण रेखा पार करने की चाह को अनुचित मानता है, जबकि ये उसकी उच्छृंखलता नहीं कही जाएगी। हम ये भी तो मान सकते हैं कि नारी स्वयं अपने अनुभवों द्वारा इस समाज को देखना चाहती है, इस जीवन को जीना चाहती है। हाँ, वो अपने पुरुष, मित्र, सहयोगी, पति, इन सब का सहयोग चाहती है, किंतु आगे बढ़ने के लिए वो बैसाखी नहीं चाहती। वो चाहती है कि लगते बिगड़ते कैसे भी संघर्ष करते, चाहे धीरे धीरे ही क्यों नहीं, वो अपनी मंजिल अपने तरीके से तय करे, और तब शायद वो अपनी जीवन की हार या जीत इन दोनों के लिए ही पुरुष को उत्तरदायी नहीं मानेगी। वो ये मानेगी कि अगर उसके विकास में पुरुष का हाथ है तो उसके पतन को भी उसने स्वयं चुना है। मैत्री जी ये मानती हैं कि ये जीवन स्त्री और पुरुष दोनों से मिलकर सुंदर चलता है। कोई भी एक दूसरे का स्थानांतरण नहीं कर सकता। पुरुष के अपने गुण हैं, स्त्रियों के अपने गुण हैं, और इसलिए जीवन में जब ये दोनों सहयात्री बनकर आगे चलते हैं तभी जीवन सार्थक होता है। अपने अगले वक्तव्य में हम लेखिका के उपन्यासों के विषय में बात करेंगे कि इन्होंने अपनी कहानियों में किस प्रकार के कथानकों को लिया, किस प्रकार के चरित्रों का निर्माण किया, किस प्रकार की भाषा की रचना की, और उनके उपन्यासों में उन्होंने कैसे कथानकों को लेकर अपने उपन्यासों का सृजन किया है, उनके पात्र कैसे हैं और वहाँ उनकी भाषा किस प्रकार की है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।